हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं अमर सिंह आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको 2024 में पूछे गए दूसरा पेपर जो था 346 FT इस सेट का क्वेश्चन बताऊंगा। और बता दूं इससे पहले कि आपको मैंने एक वीडियो इसकी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें खंड आ के 5-6 सवाल, ठीक है, खंड आ के 6 सवाल कराए। उसके बाद खंड बा के भी मैंने टोटल 6 क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद जो था खंड सा का भी मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको हल करवा दिया था, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इस नहीं देखी है ये वीडियो तो आप लोग ज़रूर देख लीजिए, पार्ट 1 होगी, ठीक है। आप जैसे डालेंगे लिखा होगा वहाँ पे सेट 2, ठीक है, 2024 346 FT आपको ये एकदम साफ दिख जाएगा थंबनेल में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का। और आपको बता दूं इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3×5=15। आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हल कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है और ये मैंने हल भी, ताकि आपको वीडियो में टाइम ज़्यादा ना लूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरा लिख रखा है। अब इसको आपको मैं एक चित्र के माध्यम से अलग से समझा रहा हूँ, तो इसको आप लोग समझेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वो सॉरी एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो हम इसमें लिखते कैसे हैं, यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, यदि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, कोई वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रख दिया जाए। ये वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है -Q और +Q आवेश से मिलकर बना होता है और जिसके बीच की अल्प दूरी 2L होती है, ठीक है। तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो देखिए दोस्तों, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव को रख दें, तब +Q आवेश पर एक बल F बराबर +QE तथा -Q आवेश पर F बराबर -QE बल लगता है, ठीक है दोस्तों। तो +Q आवेश पर F बराबर +QE तथा -Q आवेश पर F बराबर -QE बल लगते हैं, जो परिमाण में बराबर, ठीक है, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक बलयुग्म बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, बलयुग्म। अब देखिए, अगर कोई भी, अगर यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है और एक पर उतना ही बल लग रहा है, ठीक है, परिमाण में आप देख सकते हैं यहाँ भी QE है और यहाँ पे भी QE। तो यहाँ पे केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो एक बल जो नीचे की ओर लगेगा और दूसरा बल ये ऊपर की ओर, तब ये बलयुग्म बनाता है, ठीक है। तो बलयुग्म बनाता है। उसके बाद यह बलयुग्म जो होता है इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयत्न करता है। तो ये जो यहाँ पे प्रयत्न कर रहा है बल, उसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल, ठीक दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोग सुनिए, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखें तो, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखें तो वैद्युत आवेश +Q पर F बराबर +QE बल तथा -Q आवेश पर F बराबर -QE बल परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगते हैं। ये बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं
और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं। उसके बाद देखिए बल युग्म का आघूर्ण का जो फार्मूला होता है तो उसे आप लोग देखें। बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला जो होता है बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण जो होता है इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बल केवल एक बल, चाहे ये बल ले लें या तो ये बल ले लें, लेकिन यहाँ पे आपको बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे केवल प्लस ही लेते हैं, परिमाण हम लेते हैं तो यहाँ पे हम एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ। और लंबवत दूरी, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी लंबवत दूरी है। क्या है? लंबवत दूरी। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो लंबवत दूरी आएगी 2l साइन थीटा। क्या आएगी? 2l साइन थीटा। और f बराबर क्या होता है? तो ये QE होगी और 2l साइन थीटा। क्या होगा? 2l साइन थीटा। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए तो 2l क्यों, ठीक, 2l क्यों, 2l इंटू क्यों, उसके बाद ई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को पता है यहाँ पे 2l जो होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो इसको हम P से लिखते हैं। ठीक है, P बराबर जो होता है 2l इंटू क्यों होता है। क्या होता है? 2l इंटू क्यों। तो यहाँ पे जो मान होगा 2l जगह हम क्या रख देंगे? P। क्या रख देंगे दोस्तों? P। तो देखिए यहाँ पे P रख देंगे तो टाउ बराबर जो आएगा देखिए 2l की जगह हो जाएगा PE साइन थीटा। तो यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फार्मूला है, बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छे से, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये देखिए मैंने इसको एकदम विस्तार पूर्वक आराम से लिखा है, तो इसको आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, आपको यहीं तक करना है। बाकी ये विशेष स्थिति है कि अधिकतम कब बल युग्म का आघूर्ण होगा और न्यूनतम कब होगा। ठीक दोस्तों, तो ये इतना इसका हल था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए चौथे का हो गया है अभी बताया, चौथे का खा देखिए क्वेश्चन। खा नंबर क्या है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो क्वेश्चन में दे रखा है त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली की। ठीक, यहाँ पे दे रखा है देखिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब B का मान इतना दे रखा है। ठीक, उसके बाद देखिए टेस्ला से पता चल रहा है कि इसका मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो पूछा है कुंडली में प्रवाहित धारा के मान। ठीक है, मान और दिशा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हल देखिए आप लोग। तो ये देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही आपको करना होता है। तो देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते चलिए वैसे लिखते चलेंगे। तो ये त्रिज्या R बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो हमेशा याद रखिए 10⁻⁻² से गुणा किया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आगे देखिए वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो दिया है B बराबर 0.5 गुणे 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, आगे कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कुंडली तल के ऊपर की ओर है। तो कुंडली में धारा के मान, ठीक है, आपसे धारा का मान पूछा, तो याद रखिए एक फार्मूला होता है धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर μ0/2, ठीक है, I/R। ये फार्मूला होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे I का मान चाहिए। ठीक है, I का मान ज्ञात करना, तो देखिए ये 2R का हम इधर गुणा करेंगे तो B इंटू 2R आ जाएगा, B इंटू 2R, और ये म्यू जो होगा μ0 इसके बटे में आ जाएगा। तो ये देखिए बटे में आ गया।
तिरछा गुणा किया गया है बस। उसके बाद आप देखिए बी का मान ये 0.5 गुणे 10⁻⁻4 टू टू ऐसे ही लिखा गया। आर का मान 12 गुणे 10⁻2 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे म्यू नॉट का मान याद रखिए 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। क्या होता है? 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 से काटेंगे, 4 तेई 12 होता है, 4 तेई 12। उसके बाद देखिए यहाँ पे -7, ये तो इसी का मान है। उसके बाद यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, जैसे दशमलव हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 पंच 30, ठीक है। या तो 5 दूनी 10, 10 तेई 30, ये 30 गुणा करने में है। अब देखिए -4 -2, अगर इसको हम देखें तो ये -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6। और नीचे भी अब देखिए आप लोग -7 में से एक जाएगा, -7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा माइनस में। और जब 6 माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। और देखिए पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान होता है 3.14, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 6 में से 6 जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 100 से अगर 30 में गुणा करेंगे तो ये देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 3000। कितना आ जाएगा? 3000। और नीचे कितना है? 314, ठीक है। 314 से अगर आप भाग देते हैं तो ये आता है 9.55 एम्पियर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आप लोग यहीं से समझ सकते हैं कि बोला था जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है लंबवत ऊपर की ओर। तो याद रखिए हथेली का एक इसका नियम होता है कि अगर जब हमें धारा निकालना होता है, ये केंद्र पर बोला है, अगर हम यहाँ पे ऐसे अपना हाथ रखेंगे इस दिशा में तो ये देखिए हमारी हथेली जिस ओर आएगी, ठीक है, जिस ओर धक्का मारेगी उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक। तो दोस्तों ये देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर केंद्र पर होगी। अब बोला था क्वेश्चन में तथा दिशा भी बताइए, ठीक है। तो याद रखिए इसकी जो दिशा होगी, अब देखिए अगर ये इस दिशा में घूमती, ठीक है, घड़ी की घूमने की दिशा में, तो उसे दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये उसके विपरीत दिशा में घूमेगी, इसलिए यहाँ पे होगा वामावर्त दिशा, ठीक है। क्या होगा? वामावर्त दिशा होगी, ठीक दोस्तों। तो ये भी आपने देख लिया इसका आंसर पूरा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, ठीक है, तथा क्रांतिक कोण क्या होता है। ये आप लोग तीसरा क्वेश्चन जो देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बता दूं ऐसे प्रकाशिक तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है, इसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अब यही दोनों की परिभाषा लिखना है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है इसको आप लोग समझेंगे। देखिए आप जब भी लिखिए हेडिंग डाल डाल के आराम से लिखिएगा। देखिए यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और हाँ, अगर आपको नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको एक कॉपी दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखी जाती है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो ये होता क्या है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी के मान से, ठीक है, सी से अधिक कर दिया जाए तो किरण पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है। मतलब यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, क्रांतिक कोण का मान होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक कर दिया जाए तो किरण पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एकदम आसान परिभाषा है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण सी से, ठीक है, या क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो किरण पुनः सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण भी आप देख सकते हैं। क्रांतिक कोण क्या? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण
जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत आपतन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिए इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए पूछा था प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिए प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद दो एग्जाम्पल आप लोग और याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर कार्य करता है या कारण क्या, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। रेगिस्तान या तो ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, रोड पर पानी दिखाई देना, उसका क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन अगला। ये आप लोग क्वेश्चन देखिए घ नंबर, ठीक है, घ है क्या दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर, मतलब ए और बी के बीच विभवांतर पूछा है। तो ए और बी के बीच विभवांतर क्वेश्चन दिख रहा है एकदम छोटा सा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है। इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। तो देखिए क्वेश्चन में ये चित्र बना था, लेकिन क्वेश्चन अब कन्फ्यूजन क्यों हो गया, सबको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या था, तो कन्फ्यूजन इसमें ये थी ना, तो इसने यहाँ पे ये बताया कि ये बंद पास बनेगा, या तो ना तो इन्होंने ये बताया क्वेश्चन में कि इसमें धारा अलग अलग होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करेंगे जब, तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए पहली वाले के कारण, ठीक है, तो I1 धारा और दूसरे के कारण बैटरी के द्वारा I2 और तीसरे के द्वारा I3। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम यहाँ से देखिए ये पूरा, देखिए ये इतना हम एक बंद पास मान लेते हैं। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं A B C D E F। ठीक है, इसको ए भी बोला तो यहाँ पे ए डैश कर लेते हैं, इसको बी डैश। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे समझ सकते हैं बंद पास ए बी ई एफ ए में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीधा लिखा बंद पास एक में, मतलब बंद पास ये इतना एक है। ठीक है, यहाँ से पूरा ये यहाँ तक बंद पास एक है, तो बंद पास एक में। अब याद रखिए यहाँ पे कुछ बातें कि जो धारा होती है, ठीक है, धारा की दिशा में अगर प्रतिरोध आता है तो उसको प्लस में लिखा जाता है, धारा की दिशा में प्रतिरोध आता है तो उसको प्लस में लिखा जाता है, और धारा की विपरीत दिशा में प्रतिरोध आएगा तो उसे माइनस में लिखेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ से धारा बहना शुरू होगी I1, तो I1 और ये देखिए प्रतिरोध क्या है 1 ओम, तो देखिए I1 × 1, यहाँ से धारा जो बहेगी, ठीक है, यहाँ भी I1 ही धारा होगी। ठीक, तो यहाँ पे I1 ये धारा की दिशा में, ठीक है, तो यहाँ पे I1 × 1। अब देखिए यहाँ पे ये धारा जो आएगी ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ पे दूसरी धारा बह रही I2। ठीक है, I2 पहली धारा की विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पे I2 का मान माइनस में। ठीक है, तो I2 × 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग अगर पढ़े होंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, तो उसमें आपको बताया गया है कि किसी, ठीक है, किसी परिपथ में विद्युत वाहक बल का, ठीक है, समस्त विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वह उसमें प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए I1 धारा की दिशा में, उसके बाद I2 इसके विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस में। अब देखिए यहाँ से चलना शुरू किए थे इसलिए 3, उसके बाद ये भी इसके विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये विद्युत वाहक बल है, मतलब E का मान अगर माइनस से प्लस चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे माइनस से अगर प्लस की ओर चलते हैं, ठीक है, माइनस से प्लस की ओर चलते हैं, तो ये जो V वाले होंगे इसका मान प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में, और
प्लस से माइनस की ओर अगर चलते हैं तब ये v का मान जो होगा, ई का मान, ठीक है, v या ई बोल सकते हैं आप, इसका मान जो होगा माइनस में होगा। तो ये बातें आप लोग याद रखिए। और धारा की दिशा में प्रतिरोध प्लस और उसके विपरीत माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I1 का 1 में करेंगे I1 और I2 का 1 में करेंगे I2। 3 में से 2 जाएगा 1, ये समीकरण 1 बन गया, ठीक। अब देखिए बंद पास 2, बंद पास 2, तो देखिए बंद पास 2 ये है, यहाँ से आप समझेंगे FECDF में, ठीक है। तो बंद पास 2 में देखिए यहाँ से चलना शुरू होगी, यहाँ पे भी I2 धारा होगी, यहाँ पे I2 धारा होगी, तो I2 इंटू 1, I2 इंटू 1 अगर करेंगे तो I2 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए धारा इधर, अब यहाँ से I3 जा रही है लेकिन I2 के विपरीत दिशा में, I2 क्योंकि ऐसे आएगी इधर भी जाएगी, तो I2 के विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे I3 माइनस में, किस में, I3 माइनस में। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ 2, ठीक, अभी मैंने बताया माइनस से प्लस, तो प्लस में, उसके बाद देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। ये समीकरण 2 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 2। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और समझेंगे कि बाह्य पास, ठीक है, बाह्य पास क्या है, तो बाह्य पास ये है, देखिए यहाँ से ABCDA, ठीक है, A', B', C', D', A', ठीक है। अब यहाँ से मतलब हमें पूरा इतना लेना है। तो यहाँ पे आप देखें इसमें I1 धारा बह रही है और प्रतिरोध 1, तो पहले लिखेंगे I1 इंटू 1, क्या लिखेंगे पहले, I1 इंटू 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस I3 इंटू 1, I3 इंटू 1, ठीक दोस्तों। ये देखिए बाह्य पास में I1 इंटू 1 माइनस I3 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट है, तो माइनस से प्लस चल रहा है इसलिए प्लस में, और ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस में, इसलिए माइनस में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -1। अब देखिए I1 का 1 में करेंगे I1 ही आएगा, और I3 का भी करेंगे तो I3 आएगा। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 2, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। अब याद रखिए एक नियम था किरचॉफ का कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। संधि पर मिलने वाली समस्त बीजगणितीय धाराओं का योगफल 0 होता है, ठीक। तो इसमें देखिए धारा जो यहाँ पे बह रही है I1, I2, I3, इसका तीनों का योग जो होगा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि संधि ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0, ठीक। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। अब समीकरण 1 तथा 4 से, ठीक, समीकरण 1 देखें क्या है, I1 माइनस I2 बराबर 1, I1 माइनस I2 बराबर 1, तो हमने यहाँ पे लिखा I1 माइनस I2 बराबर 1। समीकरण 4 तो I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हमने लिखा बराबर कितना, 0। अब देखिए यहाँ से I1 I2 और I2 कैंसिल, जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, और I1 और I1 हो जाएगा 2I1। उसके बाद ये I3 बचा, तो I3 बराबर 1, ठीक है। इसको समीकरण हमने 5 माना। क्या माना, समीकरण 5। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 5 में I1 और I3 है, और यहाँ पे भी एक समीकरण है 3, तो इसमें भी I1 माइनस I3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 और 3 से, ठीक है, समीकरण 5 और 3 से। तो देखिए समीकरण 5 क्या है, 2I1 प्लस I3, 2I1 प्लस I3 बराबर 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 व 3 से 2I1 प्लस I3 बराबर 1, ठीक। उसके बाद देखिए समीकरण 3 बोलो, तो समीकरण 3 से I1 माइनस I3 बराबर 2, तो ये देखिए I1 माइनस I3 बराबर 2। अब यहाँ पे भी जोड़ देंगे तो I3 से I3 कैंसिल, और 2 और 1 3, ठीक है, 3I1, और यहाँ पे आप देखें 2 और
एक 3। तो I1 का मान जो आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। 3 से 3 कैंसिल। ठीक, तो हमसे पूछा क्या था, बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर। तो इसका फार्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। वी बराबर E माइनस आई आर होता है। अब देखिए ई का मान यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया था 3। ठीक है, कितना 3 है। उसके बाद I1 का मान अभी हमने निकाला 1, और आर का मान आप देख सकते हैं कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जब देखिए 3 और 1 का नम 1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो इसका आंसर जो होगा 2 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किरचॉफ के नियम पर था और लग रहा था क्वेश्चन ये बहुत आसान है। तो इसको आप लोग दोस्तों 2 से 3 बार ज़रूर देखिए और लगाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। ठीक है, इस यूनिट का इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या था, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए हेनरी प्रति मीटर बराबर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक दोस्तों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन था अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। सिद्ध कीजिए हेनरी प्रति मीटर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हेडिंग आप डालेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। इसी को आप बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है दोस्तों, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो देखिए इसको आप लोग दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक एम, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, एम। किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई ग्रंथिकाओं की संख्या मतलब नंबरों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो आप लोग ये छोटी सी परिभाषा इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो N2 दूसरी कुंडली में पैरों की संख्या, 5 चुंबकीय फ्लक्स एम अन्योन्य प्रेरकत्व है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि हल करना है हेनरी प्रति मीटर जो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीधा हमने लिख दिया कि हेनरी प्रति मीटर जो इसका फार्मूला एक वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग V देखिए, वोल्ट विभव का मात्रक है, तो विभव का होता है V बराबर W अपॉन क्यू। V बराबर W अपॉन क्यू, तो W जो है कार्य है और कार्य का मात्रक जूल, क्यों जो होता है आवेश। ठीक, आप लोग बस ऐसे इसको समझ सकते हैं कि V बराबर होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, W क्या है, कार्य है, और क्यों क्या है, आवेश है। ठीक है, बस आप लोग इसी प्रकार देखिए फॉर्मूला इसमें चलता जाएगा। तो देखिए V बराबर वोल्ट जूल प्रति कूलम सेकंड वैसे ही लिखा है, मीटर जो है ये ऊपर चला गया। ठीक है, जूल सेकंड एम्पियर मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए जूल सेकंड हो गया और कूलम कहाँ से है, V बराबर W अपॉन क्यू से। देखिए उसके बाद एम्पियर और ये क्या, मीटर। ठीक है, तो एम्पियर ये मीटर कहाँ से आया, तो क्यू बराबर क्या होता है, IT। ठीक है, और यहाँ पे एम्पियर मीटर यहीं से आया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं
कि देखिए W बराबर होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। ठीक, उसके बाद सेकंड और नीचे कूलॉम, ठीक, एम्पियर। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्यू बराबर क्या होता है IT। तो आई जो होती है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और टी समय, समय का मात्रक सेकंड। ठीक, उसके बाद एम्पियर और ये मीटर। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या ऊपर, केवल न्यूटन। ऊपर क्या बचा, केवल न्यूटन, और नीचे बचा देखिए एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, और वीडियो अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अनसॉल्व कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।